नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र, झारखंड में 3 दिन होगी बारिश, कई जगहों पर भारी वर्षा की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण मौसम विभाग ने झारखंड में 3 दिन तक हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही कहा है कि कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। उसने कहा 2 अक्टूबर की सुबह तक इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य और उसे सटे उत्तर पश्चिम हिस्से के ऊपर एक अवदाब में तब्दील होने की संभावना है। उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए इसके और भी तीव्र होकर एक गहरे अवदाब में तब्दील होने और 3 अक्टूबर की सुबह तक दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की संभावना है। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास हिनू रोड स्थित मौसम केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि मौसमी प्रणाली का असर झारखंड में देखने को मिलेगा। 2 अक्टूबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। अधिकांश जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने का अनुमान है। 3 और 4 अक्टूबर को भी कुछ जगहों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट दोनों जारी किया गया है। इस दिन झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य एवं उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलेगी और गर्जन के साथ वर्षा वज्रपात हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि 4 अक्टूबर के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में 3000 से अधिक पदों पर बहाली, पूजा के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। झारखंड में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए सरकार और निगम ने एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड JUVNL की अनुषंगी कंपनी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JVBNL में जल्द ही 3000 से अधिक पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इनमें कन्या अभियंता JE, लाइनमैन, टेक्निकल असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट और कई अन्य तकनीकी व सहायक पद शामिल हैं। ये पद बिजली व्यवस्था को दुरुस्त रखने और उपभोक्ताओं तक सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में केवल 66 जूनियर इंजीनियर JE ही पूरे राज्य का बिजली वितरण नेटवर्क संभाल रहे हैं। आउटसोर्सिंग पर निर्भर रहने के कारण व्यवस्था अक्सर बाधित रहती है। इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है। निगम और राज्य सरकार के बीच नियमावली, बजट स्वीकृति और प्रशासनिक अनुमति में देरी की वजह से बहाली स्थगित होती रही है। हालांकि अब निगम स्तर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाएगा और मंजूरी मिलते ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। JVBNL ने जनवरी-मार्च 2024 के बीच 127 पदों के लिए आंतरिक बहाली निकाली थी। श्रमिक संगठन की आपत्ति के चलते परीक्षा स्थगित हो गई थी। अब इसकी संशोधित तिथि घोषित कर दी गई है। झारखंड होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। झारखंड होमगार्ड कोर ने होमगार्ड पदों के लिए भर्ती की आधिकारिक सूचना जारी की है। झारखंड में होमगार्ड भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार जल्द ही आवेदन कर सकेंगे। कुल 510 होमगार्ड पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इसके अलावा आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। इन पदों के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु 19 वर्ष है, जबकि अधिकतम आयु 1 जनवरी 2025 के अनुसार 40 वर्ष है। होमगार्ड पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भिन्न है। ग्रामीण होमगार्ड पदों के लिए उम्मीदवारों को भारत के मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 7वीं कक्षा पास होना आवश्यक है, जबकि शहरी होमगार्ड पदों के लिए 10वीं कक्षा या समकक्ष पास होना चाहिए। सामान्य OBC और BC पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई 162 सेंटीमीटर, SC और ST पुरुष उम्मीदवारों के लिए 157 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवारों के लिए 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सामान्य OBC और BC पुरुष उम्मीदवारों के लिए छाती का माप 79 सेंटीमीटर है, जबकि SC और ST उम्मीदवारों के लिए 76 सेंटीमीटर है। उम्मीदवारों का चयन शारीरिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और तकनीकी दक्षता परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। शारीरिक परीक्षा में दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और शॉट पुट के परीक्षण शामिल होंगे। लिखित परीक्षा में 7वीं और 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित 100 प्रश्न होंगे। इसके अलावा जो उम्मीदवार शारीरिक और लिखित परीक्षा में सफल होंगे, उनके लिए तकनीकी परीक्षा आयोजित की जाएगी।
सूरजकुंड पुल पर स्टीयरिंग फेल होने से पलटा कंटेनर, बड़ा हादसा टला। हजारीबाग बरकट्ठा गौरहर थाना क्षेत्र अंतर्गत सूरजकुंड पेट्रोल पंप के पास सूरजकुंड पुल पर बुधवार और गुरुवार की मध्य रात्रि लगभग 12 बजे एक कंटेनर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के अनुसार कंटेनर में एल्यूमीनियम का रोल लदा हुआ था। अचानक स्टीयरिंग फेल हो जाने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर पुल पर ही पलट गया। गाड़ी पुल के नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन बीच में फंस जाने से बड़ा हादसा टल गया। कंटेनर चालक परवेज अंसारी, जो उत्तर प्रदेश निवासी हैं, ने बताया कि पेट्रोल पंप के पास ही स्टीयरिंग फेल हो गया था। किसी तरह गाड़ी को संभालने की कोशिश की गई, लेकिन वो पलटकर पुल में अटक गई। इस हादसे में चालक और खलासी दोनों को ही मामूली चोटें आईं। बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बचने पर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। हजारीबाग के चरही में दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन ने जीजा साले को कुचला, दोनों की मौत। दुर्गा पूजा की दशमी के दिन चरही थाना क्षेत्र के चरही घाटों मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। फुसरी के समीप अज्ञात वाहन ने जीजा और साले को कुचल दिया। दोनों मृतक बहेरा पंचायत के सोनरा टोला कजरी के निवासी बताए गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही चरही पुलिस मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों ने दुर्घटना के बाद सड़क को जाम कर दिया और अज्ञात वाहन चालक की गिरफ्तारी व मुआवजे की मांग की। हादसे में मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को भी गंभीर चोटें आईं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटनास्थल पर मृतकों के परिजन रोते बिलखते पहुंचे। आसपास के लोग हादसे को देखकर गुस्से में हैं और प्रशासन से कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। चुरचू सीओ को भी इस दुर्घटना की जानकारी दे दी गई है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि ये मार्ग अक्सर भारी वाहनों और तेज रफ्तार वाहनों के कारण खतरनाक रहता है। दशमी के दिन ऐसे हादसे ने इलाके में शोक और आक्रोश दोनों फैला दिए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। इस हादसे ने न केवल परिवार को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है, बल्कि पूरे इलाके में सुरक्षा और सड़क नियमों के पालन को लेकर चिंता भी बढ़ा दी है। मछली पकड़ने गए 4 युवक कोनार नदी में फंसे, पुलिस और डीवीसी की त्वरित कार्रवाई से बची जान। प्रखंड के नरकी स्थित चंद्रू फॉल में मछली पकड़ने गए 4 युवक राकेश सोरेन, पिता लालू सोरेन, उपेंद्र टेकलाल और राजेंद्र गंझू, पिता केटा गंझू, कोनार नदी में फंस गए। सभी युवक पास के गांव बाजे के थे। थाने की पुलिस एवं डीवीसी के स्थानीय प्रबंधन की त्वरित कार्यवाही से युवकों की जान बच गई। बताया गया कि वे मछली पकड़ने बुधवार शाम को बाइक से चंद्रू फॉल पहुंचे थे। नदी किनारे बाइक खड़ी कर वे कोनार नदी के बीच स्थित पत्थर पर जाकर बैठ गए। वहां वे मछली पकड़ने की कोशिश में जुटे थे। देर शाम तक उनके घर नहीं लौटने पर परिजन खोजते हुए चंद्रू फॉल नदी के किनारे पहुंचे। युवकों का पता नहीं चला, पर नदी किनारे उनकी बाइक खड़ी मिली, जिसकी जानकारी परिजनों ने नरकी मुखिया प्रभु गंजू के पुत्र अशोक गंजू को दी, जिस पर उसने विष्णुगढ़ थाने की पुलिस को इस पूरे वाक्य से अवगत कराते हुए युवकों के खोजने की पहल करने का अनुरोध किया। थाना प्रभारी सपन कुमार महाता ने अरजरी पिकेट प्रभारी चंदन सिंह को इस संबंध में कार्यवाही करने का निर्देश देते हुए युवकों के बचाव करने पर जोर दिया। श्री सिंह ने तत्काल इसकी सूचना कोनार डैम परियोजना प्रधान राणा रणजीत सिंह को रात 9:30 बजे दी। परियोजना प्रधान के निर्देश पर डीवीसी प्रबंधन के गोपाल महतो ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अपने उच्चतर अधिकारियों से कोनार डैम गेट को बंद करने के लिए संपर्क किया। बताया गया कि डीवीसी कोनार डैम के जल संग्रहण की क्षमता और उसकी निगरानी केंद्रीय जल आयोग भारत सरकार के अधीन आता है। निर्देश मिलने पर डैम का गेट रात 10 बजे बंद हो पाया, जिससे कोनार नदी का बहाव कम हुआ। आवाज देने पर युवकों ने नदी में फंसे होने की जानकारी दी। रात 1:30 बजे चारों युवक सुरक्षित नदी से बाहर आ गए। ग्रामीणों ने इस कार्य के लिए अरजरी पिकेट प्रभारी चंदन सिंह और डीवीसी प्रबंधन के प्रति आभार जताया है। परिजनों एवं ग्रामीणों ने कहा कि दुर्गा पूजा के उत्सव पर बाजे गांव के 4 युवक बड़ी अनहोनी के शिकार होने से बच गए। घाटशिला में अनियंत्रित ट्रेलर ने साइकिल सवार को कुचलते हुए दंपति को मारी टक्कर, हाईवे पर हंगामा। घाटशिला थाना क्षेत्र के तामकपाल आईए नेशनल हाईवे 18 पर गुरुवार को एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर बाइक सवार पति पत्नी और सर्विस रोड में चल रहे साइकिल सवार को धक्का मार दिया। इस दुर्घटना में साइकिल सवार 58 वर्षीय बालक मुंडा की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कोकपाड़ा से कालिकापुर अपने घर जा रहे बाइक सवार संपत्ति को भी ट्रेलर ने धक्का मारा। इसमें बाइक चला रहे किशोर भगत और उनकी पत्नी मौसमी भगत को चोट लगी। महिला मौसमी भगत के पैर में गंभीर चोट लगी है। उन्हें बेहतर उपचार के लिए घाटशिला अनुमंडल अस्पताल से रेफर कर दिया गया। वहीं इस दुर्घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। घटनास्थल के पास हाईवे में कुछ दिन से गड्ढा खोदकर काम चल रहा था। इसके कारण 4 लेन के एक रूट को बंद कर गाड़ी को डायवर्जन रूट से जमशेदपुर की तरफ भिजवाया जा रहा था। डायवर्जन की तरफ जाने के क्रम में अनियंत्रित ट्रेलर ने धक्का मार दिया।
छड़वा डांग का फाटक टूटने से बाढ़ का खतरा, जल संकट और मछली पालन पर संकट। कटकमसांडी प्रखंड का चर्चित छड़वा डैम इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है। लगातार बारिश से जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। इसी बीच डैम का एक फाटक टूट गया, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ और हादसे का खतरा गहरा गया। घटना की सूचना मिलते ही ओपी पेलावल थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने डैम क्षेत्र में घेराबंदी कर दी और लोगों से अपील की कि कोई भी अंदर ना जाए। थाना प्रभारी ने कहा, फाटक जर्जर है, किसी भी क्षण दुर्घटना हो सकती है। लोग मछली पकड़ने या तैरने के लिए डैम में प्रवेश ना करें। छड़वा डैम में मछली पालन का ठेका लिए पप्पू कुशवाहा ने बताया कि नगर निगम से लीज मिलने के बाद मार्च-अप्रैल 2024 में करीब 25 लाख रुपए की मछली बीजा छोड़ी गई थी। फाटक टूटने से मछलियों का बड़ा हिस्सा बाहर निकल गया और करोड़ों का नुकसान हो गया। उन्होंने कहा कि इसकी सूचना नगर निगम और जिला प्रशासन को फोन पर दे दी गई है और लिखित शिकायत भी जल्द दी जाएगी। हजारीबाग शहर के साथ साथ कंचनपुर, गदोखर और रोमी पंचायतों की पेयजल आपूर्ति छड़वा डैम से होती है। अब फाटक टूटने के बाद डैम में केवल 23 फीट पानी शेष रह गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि फाटक की तत्काल मरम्मत नहीं हुई तो आने वाले दिनों में गंभीर जल संकट खड़ा हो सकता है। कुछ ही दिन पहले उपायुक्त ने डैम का निरीक्षण किया था और सुंदरीकरण व भूमि सर्वे की रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन वर्षों से जर्जर पड़े फाटक की मरम्मत नहीं कराई गई। स्थानीय लोगों की निगाहें अब जिला प्रशासन पर टिकी हैं। देखना होगा कि डैम में बचे पानी की सुरक्षा, मछली पालन ठेकेदार के नुकसान की भरपाई और शहर गांव की जलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। अलका तिवारी ने राज्य निर्वाचन आयुक्त का चार्ज लिया। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य निर्वाचन आयुक्त का चार्ज लिया है। सरकार ने उन्हें राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त करने के लिए 1 अक्टूबर की शाम अधिसूचना जारी की थी। वह 30 सितंबर 2025 को मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुई। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद मार्च से खाली था। इससे पहले डॉक्टर DK तिवारी राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर पदस्थापित थे। राज्य सरकार ने उन्हें भी मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था। झारखंड की महिलाओं को सरकार का तोहफा, खातों में भेजे मैया सम्मान योजना के 2500 रुपए। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर राज्य सरकार ने झारखंड की महिलाओं को विशेष उपहार स्वरूप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सितंबर माह की किश्त जारी कर दी है। इस योजना के तहत रांची जिले की कुल 3,87,584 महिलाओं के बैंक खातों में आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 2500 रुपए प्रति लाभुक की दर से कुल 96,89,60,000 रुपए का भुगतान किया गया। इसके अलावा प्रदेश की सभी लाभुकों के खातों में भी पैसे भेजे गए हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए रांची डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे न केवल उन्हें त्योहार के समय आर्थिक संबल प्राप्त होता है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की राह भी प्रशस्त होती है। इसके बाद अब इन महिलाओं के खातों में मैया सम्मान योजना का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए चुनाव से पहले यह वादा किया था कि उनकी सरकार बनने के बाद हर महीने प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें 2500 रुपए दिए जाएंगे। चुनाव में मिली जीत के बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने अपना वादा निभाते हुए महिलाओं के खातों में पैसे भेजने शुरू कर दिए थे। तब से लेकर अब तक लगातार हेमंत सोरेन सरकार महिलाओं के खातों में पैसे भेज रही है। इस दौरान अब सरकार ने दुर्गा पूजा के अवसर पर महिलाओं के खातों में पैसे भेजने का फैसला किया और उनके खातों में ट्रांसफर भी कर दिया गया है। सरकार ने दुर्गा पूजा के अवसर पर प्रदेश की महिलाओं के लिए 2500 रुपए सितंबर महीने की मैया राशि भेजने का फैसला किया। हेमंत सोरेन सरकार साल 2023 में सरकार बनने के बाद से ही महिलाओं के खातों में पैसे भेज रही है। फिर बदल गया झारखंड का मौसम, कई जिलों में हुई भारी बारिश, येलो अलर्ट। रखंड में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को एक बार फिर से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बताया कि गुरुवार सुबह तेज बारिश के साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल। झारखंड में मानसून का दौर खत्म ही नहीं हो रहा है। मौसम विभाग भारी बारिश को लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही तेज हवा और कई जिलों में भारी बारिश का दौर अब भी जारी है। ऐसे में विजयादशमी के मौके पर कई स्थानों पर रावण दहन को लेकर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार रुक रुक कर प्रदेश में आज बारिश होती रहेगी। बता दें कि झारखंड में पिछले कई महीनों से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश के कारण कई जिलों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात भी नजर आए हैं। बाढ़ जैसे हालात के कारण
कारण लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड के लोगों को लग रहा था कि अक्टूबर में बारिश से राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बारिश का दौर अब भी जारी है। मौसम विभाग ने झारखंड में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया था कि 2 अक्टूबर तक कई जिलों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, पलामू, केब साथ ही कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रामगढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश में वेस्ट बोकारो के दूनी गांव स्थित बोकारो नदी पर बना छिलका पुल के ऊपर से बह रहा पानी। बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। रात से कई जगह बारिश जारी है, कुछ स्थानों पर तेज हवा भी चली। इधर लगातार बारिश से छड़वा डैम का एक फाटक टूट चुका है, पानी ओवरफ्लो कर रहा है, लोग मछलियां मारने जुट गए हैं। अन्य फाटक की स्थिति भी ठीक नहीं है, ऐसे में किसी बड़े हादसे की आशंका नहीं है। झारखंड में मां दुर्गा की विदाई की तैयारी, नदी और तालाबों के आसपास पुलिस के साथ एनडीआरएफ की टीम तैनात। झारखंड में दुर्गा मां के साथ दूसरे देवी देवताओं की प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 4 दिन तक भक्तों पर आशीष और स्नेह बरसाने के बाद मां दुर्गा अब अपने भक्तों से विदा लेगी। रांची समेत पूरे झारखंड बड़े पंडालों में विराजी प्रतिमाओं का विसर्जन शुक्रवार को किया जाना है। विसर्जन को लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह से तैयार है। विसर्जन को लेकर राजधानी रांची सहित दूसरे शहरों में डैम और तालाबों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चूंकि इस बार भारी बारिश की वजह से अधिकांश तालाब और डैम में पानी का स्तर काफी ज्यादा है, ऐसे में सभी तालाबों में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। रांची नगर निगम क्षेत्र में 4 स्थलों पर प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। सभी विसर्जन स्थलों पर नाव, नाविक और गोताखोरों की व्यवस्था करने के निर्देश जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को दिया गया है। विसर्जन के दौरान सभी पूजा समितियों को विशेष रूप से अलर्ट रहने को कहा गया है। विसर्जन के दौरान अक्सर बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी तालाब के पास एक-एक दंडाधिकारी, एक-एक पुलिस पदाधिकारी और 10-10 जवानों की तैनाती की गई है। सभी तालाब के पास नाव, नाविक और गाड़ेताखोर की तैनाती की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उसका उपयोग किया जा सके। रांची के छोटे पंडालों में विराजी मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन विजयदशमी के दिन किया जा रहा है। शुक्रवार को रांची के सभी बड़े पंडालों में स्थापित मूर्तियों का भी विसर्जन किया जाएगा। दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने बताया, मुख्य जुलूस बिहार क्लब से निकलेगा। पंडरा और हेसल की ओर से आने वाली शोभा यात्रा न्यू मार्केट चौक पहुंचेगी। यहां पर कचहरी एवं कांके रोड, बरियातू रोड से निकली प्रतिमाओं के साथ सभी शहीद चौक पहुंचेगी। यहीं पर हरमू रोड की ओर से निकली शोभा यात्रा का मिलन होगा। इसके बाद समिति द्वारा संयुक्त विसर्जन शोभा यात्रा आरंभ होगी। मेन रोड कालिस्तान चौक से होकर विसर्जन शोभा यात्रा एल्बर्ट एक्का चौक पहुंचेगी। यहां से आयोजन समितियां प्रतिमाओं को लेकर लाइन टैंक तालाब और बड़ा तालाब पहुंचेंगी, जहां पर देवी प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। सभी पूजा समितियों से यह अपील की गई है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन जुलूस में भाग लेंगे। विसर्जन जुलूस में किसी भी तरह से कोई भड़काऊ गाना नहीं बजना चाहिए। झारखंड में चुनाव आयोग का एक्शन, जेएमएम विधायक पर लगा बड़ा आरोप, जांच का आदेश। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने रविवार को सरायकेला खरसावा के उपायुक्त को झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के विधायक दशरथ गगराई पर एक्शन लिया है। आयोग ने चुनाव के दौरान फर्जी पहचान पत्र इस्तेमाल करने के आरोप में विधायक के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है। रवि कुमार ने बताया कि लालजी राम तियू नाम के व्यक्ति ने 3 बार खरसावा से विधायक रहे गगराई की पहचान पर सवाल उठाते हुए एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। आइए जानते हैं कि इस मामले पर जेएमएम विधायक गगराई का क्या कहना है। इस मामले पर बात करते हुए विधायक ने आरोप को खारिज कर दिया। आरोपों को खारिज करते हुए विधायक ने कहा कि शिकायतकर्ता को सत्ता में बैठे लोगों पर ऐसे आरोप लगाने की आदत है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मैंने शिकायतकर्ता के हलफनामे के साथ शिकायत को सरायकेला खरसावा के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह को जांच के लिए भेज दिया है। खुद को पूर्व सैनिक बताने वाले लालजी राम तियू ने आरोप लगाया कि दशरथ गगराई के नाम से वर्तमान में विधायक पद पर आसीन व्यक्ति वास्तव में रामकृष्ण गगराई हैं, जो कि असली दशरथ गगराई के बड़े भाई हैं। शिकायतकर्ता ने 18 सितंबर को दिए गए एक हस्ताक्षरित हलफनामे में ये दावा किया। विधायक ने संपर्क करने पर बताया कि आरोप निराधार है। दशरथ गगराई ने दावा किया कि मैंने हलफनामे और दस्तावेज जमा किए हैं, जिनकी विधानसभा चुनावों में 3 बार जांच की जा चुकी है। आरोप बेबुनियाद हैं। दरअसल नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी शिकायतकर्ता अब जमानत पर बाहर हैं और सत्ता में बैठे लोगों पर ऐसे आरोप लगाने की उनकी आदत है। हालांकि अब चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। रांची के दुर्गाबाड़ी में विजयदशमी पर सिंदूर खेला का आयोजन, परंपरा और उत्सव का अद्भुत संगम। राजधानी रांची के ऐतिहासिक दुर्गाबाड़ी में दशकों से चली आ रही परंपरा के तहत हर वर्ष भव्य पूजा अर्चना होती है। इस वर्ष भी विजयदशमी के दिन मां दुर्गा की विदाई की बेला पर पारंपरिक सिंदूर खेला का आयोजन हुआ।
इस विशेष अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने मां अम्बे के चरणों में सिंदूर चढ़ाकर आशीर्वाद लिया और एक दूसरे को सिंदूर लगाकर उत्साहपूर्वक इस अद्वितीय रस्म को पूरा किया। दुर्गा बाड़ी की पहचान हमेशा से परंपरा और अनुशासन से जुड़ी रही है। यहाँ पूजा अर्चना नियम कानून और समय को ध्यान में रखकर की जाती है। मां शक्ति की आराधना में हर रस्म का विशेष महत्व है और इन रस्मों का निर्वहन पीढ़ियों से होता आ रहा है। दशकों से यहाँ दुर्गा पूजा महज एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समाज और संस्कृति के मेल का प्रतीक रही है। रांची के दुर्गा बाड़ी में ये परंपरा निरंतर जारी है और हर साल और भी अधिक रंगीन होती जा रही है। यहाँ पूजा केवल धार्मिक भावना तक सीमित नहीं रहती बल्कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक बंधन को और मजबूत करती है। महिलाओं का कहना है कि सिंदूर खेला केवल एक परंपरा नहीं बल्कि उनकी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। दुर्गा बाड़ी का सिंदूर खेला आज केवल बंगाली संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा बल्कि ये रांची की साझा सांस्कृतिक धरोहर बन चुका है। विजयदशमी के इस दिन मां की विदाई की बेला भले ही आंखें नम कर जाती है लेकिन सिंदूर खेला का उत्साह सभी के चेहरों पर मुस्कान बिखेर देती है। यही वजह है कि रांची का दुर्गा बाड़ी हर साल परंपरा, श्रद्धा और उत्सव का अद्भुत संगम बन जाता है। दुमका में मूसलाधार बारिश से नाले में गिरने से 55 वर्षीय महिला की मौत, नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप। दुमका जिले में बुधवार देर शाम से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बारिश ने जहां एक ओर दुर्गा पूजा के उत्साह को फीका कर दिया, वहीं दूसरी ओर शहर के मुख्य नाले में गिरने से 55 वर्षीय सविता शर्मा की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों और स्थानीय लोगों ने नगर परिषद पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। देर रात कड़ी मशक्कत के बाद महिला का शव नाले में एक झाड़ी में फंसा मिला। शहर के गौशाला रोड पर किराए के मकान में रहने वाली 55 वर्षीय सविता शर्मा का घर मुख्य नाले के पास है। उनके पति का पहले ही निधन हो चुका है। बुधवार देर शाम मूसलाधार बारिश के कारण नाले में अचानक पानी का तेज बहाव आ गया। इसी दौरान सविता शर्मा अचानक नाले में गिर गईं। आसपास के लोगों को जब तक घटना की जानकारी मिली वह तेज बहाव में काफी दूर बह चुकी थीं। देर रात तक चले खोजबीन अभियान के बाद उनका शव नाले में एक झाड़ी में फंसा मिला। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुमका नगर थाना प्रभारी जगन्नाथ धान ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर खोजबीन शुरू की। उन्होंने कहा कि महिला की नाले में गिरने से मृत्यु हुई है। वहीं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी शीतांशु खलको ने दावा किया कि बड़े नाले के रखरखाव में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। लगातार बारिश के कारण दुर्गा पूजा के उत्सव पर भी असर पड़ा है। गुरुवार को विजयादशमी के दिन सुबह से हो रही बारिश के कारण मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे दुकानदारों पर पड़ा है जिन्होंने मेले में अपनी दुकानें लगाई थी। बारिश के कारण उनकी कमाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। कुल मिलाकर इस मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर में जनजीवन को ठप कर दिया है। बरवा अड्डा में जो कफ सिरप जब्त हुआ था उसकी सप्लाई तुपुदाना की सेली ट्रेडर्स ने किया था। गुजरात पुलिस की सूचना पर धनबाद के बरवा अड्डा स्थित एक गोदाम से जो कफ सिरप फेंसिडिल की 26,000 बोतलें जब्त की गई थीं, उसकी सप्लाई रांची के तुपुदाना स्थित सेली ट्रेडर्स ने किया था। इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक सेली ट्रेडर्स के मालिक भोला प्रसाद है। सेली ट्रेडर्स हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला स्थित एबट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अधिकृत स्टॉकिस्ट है। सेली ट्रेडर्स के बारे में पता चलने के बाद 8 औषधि निरीक्षकों की टीम ने 12 मार्च 2024 को तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सेली ट्रेडर्स को गोदाम का निरीक्षण किया था। इस दौरान सेली ट्रेडर्स के मालिक भोला प्रसाद मौजूद नहीं थे। निरीक्षण उनके बेटे शुभम जायसवाल की उपस्थिति में किया गया। इस मामले में पुलिस ने बरवा अड्डा थाना में प्राथमिकी दर्ज की थी। जून 2024 में सीआईडी ने इस मामले का टेकओवर किया और जांच शुरू कर दी। मामले का सुपरविजन सीआईडी में पदस्थापित रहे एएसपी दीपक ने किया है। इस मामले की जांच और अब तक की गई कार्रवाइयों को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में टाइपिंग की गलती से सारंडा मामले में झारखंड के साथ उत्तराखंड को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा को सैंक्चुरी घोषित करने के मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार पर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 अप्रैल 2025 को दिए गए आदेश के बाद सैंक्चुरी घोषित करने के मामले में मुख्य सचिव द्वारा समिति गठित करने को न्यायालय की अवमानना माना, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया और 8 अक्टूबर को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट द्वारा जारी ऑनलाइन आदेश में झारखंड की जगह गलती से उत्तराखंड टाइप हो गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी ऑनलाइन आदेश में 2 जगह टाइपिंग की गलती से झारखंड की जगह उत्तराखंड सरकार लिख दिया गया है। आदेश के पहले बिंदु में झारखंड की जगह उत्तराखंड लिख दिए जाने की वजह से ऐसा लगता है कि सारंडा को सैंक्चुरी घोषित करने के मामले में टाल मटोल करने की नीति पर न्यायालय ने अपनी नाराजगी उत्तराखंड सरकार के प्रति की है। 17 सितंबर 2025 को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने टाल मटोल की नीति अपनाए जाने पर झारखंड सरकार के प्रति अपनी नाराजगी का इजहार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 29 अप्रैल 2025 को दिए गए अपने आदेश का अनुपालन नहीं होने पर नाराजगी का इजहार किया था।
साथ ही इसे न्यायालय की अवमानना करार देते हुए झारखंड के मुख्य सचिव के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करने की बात कही थी। 8 अगस्त को सुबह 10:30 बजे झारखंड के मुख्य सचिव को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया था। साथ ही यह भी कहा कि अगर सरकार 29 अप्रैल 2025 को दिए गए अपने शपथ पत्र में कही बातों को पूरा नहीं करती है तो कोर्ट परम आदेश मैंडमस जारी कर राज्य को अपना वायदा पूरा करने के लिए निर्देशित करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 19वें बिंदु में झारखंड के मुख्य सचिव के बदले उत्तराखंड का मुख्य सचिव टाइप हो गया। इसे कोर्ट द्वारा 19वें बिंदु में दिए गए आदेश का यह अर्थ हो गया कि अगर 29 अप्रैल 2025 को दिए गए आदेश का अनुपालन निर्धारित समय में कर दिया जाता है तो उत्तराखंड के मुख्य सचिव को कोर्ट में हाजिर होने से छूट दी जाएगी। भैंस को बचाने नदी में उतरा ग्रामीण पानी में बहा, अब तक लापता। बरही थाना क्षेत्र अंतर्गत बैरसाल नदी में बुधवार दोपहर एक ग्रामीण नदी के तेज बहाव में बह गया। गुरुवार देर शाम तक 20 घंटे बीत जाने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। परिजन और ग्रामीण लगातार खोजबीन में जुटे हुए हैं। ग्रामीण समाजसेवी बहादुर पासवान ने बताया कि लापता व्यक्ति की पहचान रामचंद्र पासवान, पिता बबून पासवान, निवासी भंडारू पंचायत के बैरसाल गांव के रूप में हुई है। बुधवार दोपहर करीब 3 बजे रामचंद्र पासवान जानवर चराने नदी किनारे गए थे। इस दौरान उनका एक भैंस नदी पार चला गया। भैंस को निकालने के प्रयास में वे अचानक तेज बहाव में बह गए और तब से लापता हैं। ग्रामीणों ने बताया कि डीवीसी तिलैया डैम का फाटक खोलने से नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। ग्रामीणों के आग्रह पर कुछ देर के लिए गेट बंद किया गया था, लेकिन लगातार बारिश के कारण गुरुवार पूर्वाह्न लगभग 11 बजे डैम का फाटक दोबारा खोल दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि घटना की मौखिक सूचना बरही थाना और तिलैया डैम प्रबंधन को दे दी गई है। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि सकलदेव यादव ने कहा कि अब तक थाना में लिखित आवेदन नहीं दिया गया है, लेकिन जल्द ही आवेदन सौंपा जाएगा ताकि लापता की तलाश में प्रशासनिक स्तर पर जरूरी कार्यवाही की जा सके। डीआरएम का आदेश, रेलकर्मी के फीडबैक के बिना पास नहीं होंगे जोनल कॉन्ट्रैक्ट के बिल। चक्रधरपुर मंडल में अब जोनल कॉन्ट्रैक्ट क्षेत्रीय अनुबंध के तहत होने वाले रेलवे क्वार्टरों में मरम्मती वाले सभी कार्य के बाद संबंधित आवंटित रेलकर्मी का फीडबैक व हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। इसके बाद ही संबंधित एजेंसी की बिलिंग पास हो पाएगी। चक्रधरपुर मंडल के रेल मंडल प्रबंधक डीआरएम तरुण हुरिया ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। डीआरएम ने अपने आदेश में कहा है कि रेलवे क्वार्टरों में जोनल कॉन्ट्रैक्ट में किए जाने वाले कार्यों की पारदर्शिता को बनाए रखने व गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए ये पहल की गई है। इसके तहत जोनल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल विभागों द्वारा होने वाले सभी कार्यों को उक्त क्वार्टर में रहने वाले आवंटी यानी रेलकर्मी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाए। वहीं चालू खाता बिल को प्रस्तावित और अनुमोदित करने से पहले ये सत्यापित किया जाना अनिवार्य होगा कि आवंटी ने जोनल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी काम उनके आवास में हुए हैं उसमें ठेकेदार ने द्वारा उन्हें काम के संबंध में पूरी जानकारी देकर उससे प्रमाणित किया है। इसके अलावा डीआरएम ने यह भी आदेश दिया है कि जब भी रेलवे क्वार्टरों में कोई काम प्रस्तावित होगा तो संबंधित आवंटियों को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। मालूम हो कि चक्रधरपुर मंडल में रेलवे क्वार्टरों की मरम्मती के लिए रेल प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल कार्य के लिए प्रतिवर्ष एक जोनल कॉन्ट्रैक्ट को 4 से 5 करोड़ रुपए आवंटित करती है। इसके बावजूद रेलकर्मी काम नहीं होने की शिकायत करती रहती है। इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डीआरएम ने ये पहल की है। इस पहल से चक्रधरपुर मंडल में कार्यरत लगभग 23,000 रेलकर्मियों को फायदा मिलेगा। दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस का कहना है कि 3-4 साल पहले हर क्षेत्र में इंस्पेक्शन कमेटी होती थी जो क्वार्टर, नाली, शौचालय, पानी की टंकी मरम्मती से लेकर इलेक्ट्रिकल कार्यों की जांच कर प्राथमिकता तय करती थी। इसी प्राथमिकता के आधार पर जोनल कॉन्ट्रैक्ट के तहत कहां-कहां पर कौन-कौन से काम होंगे इसकी सूची तैयार की जाती थी। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।